Bismillahirrahmanirrahim. So today's lecture is about graph data structure और ये इस कोर्स का प्रोबेबली हमारा जो है आखिरी मौजू होगा क्योंकि हमारे तकरीबन आखिरी लेक्चर एक हमारा रह गया है। तो और ये एक ज़रूरी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत हमारा काम आने वाला डेटा स्ट्रक्चर है और रियल लाइफ में डेली रूटीन में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है हमारे सामने आती हैं। कंप्यूटर साइंस में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और रियल लाइफ में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई इसका समझना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ग्राफ बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें ना तो इट्स जस्ट लाइक, अगर इसको एक लेमैन ज़बान में मैं कहूँ तो इट्स कलेक्शन ऑफ नोड्स and edges. It's just like collection of nodes and edges. यानी अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस हैं और जनाब आप उसमें सेट ऑफ वर्टिसेस हैं और कुछ यहाँ पे एजेस हैं, तो ये जो है इट्स अ ग्राफ। अच्छा, फिर इसका ग्राफ का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म भी है जिसको हम ट्री भी कहते हैं। वो भी कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस होती है। मतलब ये है कि ये हमने एक पढ़ा था, ये भी कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस है, लेकिन ये एक खास फॉर्म ऑफ अ ग्राफ है जिसको हम ट्री कहते हैं। और जिस पे हमने बात की थी ट्री डेटा स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था कि ये खास फॉर्म ऑफ अ ग्राफ है जिसमें जब n वर्टिसेस होंगे तो उसमें n-1 एजेस होंगी। ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ग्राफ होती है जिसे हम ट्री कहते हैं लाजिमन। फिर हमने ट्री में एक ख़ास बात भी पढ़ी थी कि उसमें कोई से दो वर्टिसेस के दरमियान ऑलवेज यूनिक पाथ होता है। फिर तीसरी एक बात भी पढ़ी थी कि जो हर ग्राफ में नहीं होती लेकिन स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ग्राफ जो ट्री होता है उसमें होती ये है कि उसमें साइकिल नहीं होता, सर्किट नहीं होता। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर एक चौथी बात हमने उसमें पढ़ी थी कि हर ग्राफ में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन ट्री एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ग्राफ है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का तस्वर भी एग्जिस्ट करता है। फिर एक फ़र्क हमने समझा था कि आम जो ग्राफ होते हैं उसमें रूट का तस्वर नहीं होता जैसे ये है, लेकिन ट्री जो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ग्राफ है उसमें रूट का भी एक तस्वर होता है। ठीक है ना जी। तो ये कुछ फ़र्क हमने समझे थे ट्री में, हमने जब डेटा स्ट्रक्चर जो हमने समझने की कोशिश की थी। तो अब हम आज जो लेक्चर समझ रहे हैं वो उसमें हम अब आप जेनेरिक बात करेंगे कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और फिर ग्राफ भी हमारे पास बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं। एक डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, एक अनडायरेक्टेड होते हैं। डायरेक्टेड को इन शॉर्ट हम डाई ग्राफ भी कह देते हैं, डाई फॉर डायरेक्टेड। ठीक है ना जी। और डाई ग्राफ की एग्जांपल जो है ये आपके सामने है, जिसमें उसका मतलब ये है कि आपके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे अगर एक एरो जा रहा है, मिसाल यहाँ पे 1 से 2 एरो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 से 2 तो जा सकते हैं लेकिन 2 से 1 नहीं आ सकते। इस एरो का ये मतलब है। यानी कि ये ग्राफ, यानी इसको आप मिसाल ले लें कि ये जैसे कि आपकी किसी मुल्क का नक्शा है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके लेट्स से पाकिस्तान का मैप है और उसमें जनाब ये वर्टिसेस जो है ना ये मेरे पास सिटीज़ हैं और लेट्स से ये जो एजेस हैं ये रोड्स हैं। ठीक है जी। इसको आप इस तरह भी जहन में ले सकते हैं। ग्राफ की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, एक एप्लीकेशन ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो अब इन एरोज का ये मतलब वो लेंगे हम ये कि मिसाल एक सिटी 4 है जिससे सिटी 3 तक जाने का रोड तो एग्जिस्ट करता है, 1 वे ट्रैफिक है ये। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। लेकिन 3 से 4 तक का रोड एग्जिस्ट नहीं करता। हम अक्सर देखते हैं ना, ये ओल्ड सिटीज़ में आप चले जाएं तो वहाँ पे एक रोड होता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि जी पुलिस ने जो है ना एक रोड साइड से बंद किया होता है, एक तरफ से ट्रैफिक जा रही होती है लेकिन उस तरफ से नहीं आ सकती। यानी यहाँ पे जो सेंटर हो उसके फिर दूसरी तरफ से निकलेंगे तो वापस इससे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि फिर रश बनता है, रोड ब्लॉक हो जाता है। तो अक्सर ये ओल्ड सिटीज़ में जाना 1 वे ट्रैफिक होती है, इसलिए कि फिर ब्लॉकेट बनता है, जो ना फिर मुसीबत बनती है। तो डायरेक्टेड ग्राफ इज जस्ट लाइक 1 वे ट्रैफिक। ठीक है ना जी। और ये जो है ये एक आपने नेटवर्क्स वगैरह में पढ़ा होगा, दिस इज सर्किट या सेल्फ लूप जिसे भी आप कहते हैं, साइकिल कह लें, सर्किट कह लें, जो भी कह लें। और ये अगर इसको आप जो है ना सिटीज़ के तस्वर में कहेंगे तो जैसे आप कहते हैं रिंग रोड, एक शहर के गिर्द एक रिंग रोड होता है ना,
जो कि शहर से ही एक कोने से शहर से शुरू होता है और जनाब उधर घूम फिर के शहर के दूसरे कोने पे आपको ले आता है। तो ये जो होता है ना रिंग रोड, ये इसको अगर आपने इस रिंग रोड के तसव्वुर को इम्प्लीमेंट करना है तो इट्स लाइक अ सर्किट, ठीक है ना जी। तो ये पूरा आपका जो है ना सिटीज एंड किसी मुल्क के और उसके रोड्स का तस्वर को आप इस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में मैप करके एंड यूज़र को समझा सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को उसको समझा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे यही बात करता है कि दिस ग्राफ डिफर फ्रॉम ट्रीज, क्योंकि उसमें वहाँ पे रूट का तस्वर था और यहाँ पे रूट का कोई तस्वर नहीं होता, ठीक है ना जी। तो ये सारी बातें हैं जो ना मैंने जो अब आपको एक्सप्लेन की हैं वो सारी जो है ना इसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, यही बातें हमने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी हैं। अच्छा जी, फिर हमने ट्रीज़ में एक बात की थी वहाँ पे कि ट्रीज़ में रूट का तस्वर होता है और उसमें नो इनकमिंग आर्क होता है, यानी आर्क एक एज को कहते हैं ना। तो ट्री से में अगर आप देखें रूट से एक लेफ्ट चाइल्ड का एक पॉइंटर होता है, एक राइट चाइल्ड का पॉइंटर एरो जा रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई आर्क नहीं आ रहा होता रूट के ऊपर। सो नो इनकमिंग आर्क होता है रूट पे, ये ट्री की खास बात है। इस दूसरी मैंने अभी बात की यूनिक पाथ होता है ट्री में हमेशा, लेकिन जो ग्राफ जो कि ट्री नहीं होता उसमें यूनिक पाथ ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें बातें जो हैं हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, जस्ट लाइक अदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स लाइक क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और डाटा स्ट्रक्चर में फ़र्क मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बड़ा डिटेल में। तो इसी तरह ग्राफ एडीटी के ऊपर भी कुछ सेट ऑफ कॉमन ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं जस्ट लाइक अदर्स, और वो क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी डायरेक्टेड ग्राफ, ऐसे हो सकता है। दूसरा ये कि चेक इफ द डायरेक्टेड ग्राफ इज एम्प्टी और नॉट, जैसे हम वहाँ पे एक चेक लगाते थे ना कि लिंक लिस्ट में चेक करो कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, तो आप एक ही चेक आप लगाते थे, कैसे, वो हेड पे एक चेक लगाया करते थे आप ये देखने के लिए कि भाई अगर हेड जो है ना नल है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इस तरह का इधर भी कुछ प्रोग्रामिंग में चेक्स हमारे पास होने चाहिए कि जिससे पता लगे कि जो है ना ग्राफ आपका खाली है, एम्प्टी है, उसमें कुछ है कि नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद डिस्ट्रॉय डायरेक्टेड ग्राफ, आप जिस तरह पूरी लिंक लिस्ट को डिलीट करने का कहा जा सकता है आपको डिस्ट्रक्टर में या एरे को, तो इसी तरह पूरे ग्राफ को भी आपको कहा जा सकता है कि डिलीट करें। इसी तरह एक नया शहर आबाद करना चाहते हैं आप, इसमें नया सिटी आबाद करना चाहते हैं, तो जनाब इंसर्ट न्यू नोड, और यहाँ से एक शहर से एक यहाँ रोड आएगा, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नया शहर इंसर्ट कर सकते हैं, नया एज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस आप ग्राफ के ऊपर लगा सकते हैं। इंसर्ट अ डायरेक्टेड एज बिटवीन टू एग्जिस्टिंग नोड्स फ्रॉम नोड इटसेल्फ। इसी तरह डिलीशन नोड की भी हो सकती है, डिलीशन डायरेक्टेड एज की भी हो सकती है। एक रोड था, अभी एग्जिस्ट करता था, अभी एबंडेंट हो गया है, मिसाल के तौर पे 2 और 3 के दरमियान एक रोड था, वो अभी कुछ अर्से बाद एबंडेंट हो गया है, तो आप ये एज डी डिलीट कर दिया। कुछ अर्से बाद आपने मोटरवे के जरिए एक नया रोड बना दिया बिटवीन 1 और 2 पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान, तो ये नया रोड बन गया, पहले ये जीटी रोड एग्जिस्ट करता था सिर्फ, ठीक है ना। तो ये सारे तस्वुरात आप इन्फोर्स कर सकते हैं ग्राफ के अंदर भी। इसी तरह यू कैन सर्च फॉर वैल्यू इन अ नोड स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नोड। तो जिस तरह की बाकी डेटा स्ट्रक्चर में हम देख आए हैं कि वहाँ पे भी हम किसी वैल्यू को सर्च करते थे, तो इसी तरह से हम इस डाटा स्ट्रक्चर में भी, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में भी हम किसी जो है उसको सर्च कर सकते हैं, किसी जो है नोड को जो है की वैल्यू को, कि उसके जो है वो वेदर दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस ग्राफ और नॉट, ठीक है जी। तो ये कुछ जो है आपके पास जो है ऑपरेशन है जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन पे। तो जो सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन जो हम ग्राफ की करते हैं, जो उसका एक पहला मेथड है, दैट इज नोन एज एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना जी। अच्छा जी,
वो कह ये रहा है कि देयर आर सेवरल कॉमन वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी नोन टू अस। वन ऑफ दीज वो कहता है कि इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है उसको मैं, ये अंग्रेजी तो आप इसको खैर बाद में पढ़ते रहें, मैं सीधा से इसको एक्सप्लेन डायरेक्ट कर लेता हूँ एक मिसाल ही से। यह आपके पास एक ग्राफ है और इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसने बनाई हुई है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसने एडजेसेंसी एडजेसेंट से है ना, एडजेसेंट अंग्रेजी में किसको कहते हैं, नेबर को कहते हैं ना, हमसाया जिस आप कहते हैं उर्दू में, ये मेरा हमसाया है, मेरे एडजेसेंट घर ये है, ठीक है ना, एडजेसेंसी उससे बना है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसकी बनेगी इस तरह से कि वो ये देखेगी कि हर नोड के एडजेसेंट में कौन कौन से नोड्स हैं। तो मिसाल के तौर पे अब ये आपके इस ग्राफ में ये देखिए, ये ग्राफ ये एंड यूजर के ऐसे नजर आता है। अच्छा, दिस इज एन एंड यूजर रिप्रेजेंटेशन। ये एंड यूजर को ऐसे नजर आएगा। जो मेमोरी में इंप्लीमेंटेशन है वो ये होगी, ठीक है, वो भी मैं बताता हूं कैसे होगी। एंड यूजर को आपने बताया हुआ है कि जनाब ये एक शहर है, एक मुल्क है जिसमें 5 शहर है, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे नोड्स हैं। तो वो कहता है कि इसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए करें ये कि 5 शहर है ना, तो आप 5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स बना लें, जैसे ये बनाई है 5 क्रॉस 5 की। अच्छा, इसमें हर रो एक एक वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रो नंबर 1 जो है ना वो वर्टेक्स 1 को रिप्रेजेंट करेगा, रो 2 जो है ना वर्टेक्स नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, रो 3 वर्टेक्स नंबर 3 को, रो 4 इसको, और रो 5 वर्टेक्स नंबर 5 को। कॉलम भी इसी तरह ही है, 5 क्रॉस 5 जब आपने बनाया, रो 1 जो है कॉलम 1 जो है ना वो वर्टेक्स 1 को, कॉलम 2 वर्टेक्स 2 को, इसी तरह ये इसको, ये इसको, ये इसको, ठीक है ना जी। इस तरह से ये 5 क्रॉस 5 की जो है ना मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, बन तो गई। अब सवाल ये उठा कि आपका कि अंदर वैल्यूज कैसे आई हैं, ये 1 जीरोस क्या बता रही हैं। तो ये बता रही हैं कि 1 देखें, 1 का किस किस के साथ आउटगोइंग एज है, 1 का 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है और 5 के साथ भी है। तो 1 रो को देखें, 1 का किस किस के साथ है, 2 3 5। तो देखें 2 3 और 5 की एंट्री 1 है, जिन जिन के साथ इसका आउटगोइंग एज है, और जिनके साथ नहीं है उसकी एंट्री 0 है। समझ आ रही है? यानी जो जो इसके एडजेसेंट हैं, हमसाए हैं आउटगोइंग एज के एतबार से, उसकी एंट्रियां 1 है, और जो नहीं है जिनके साथ एडजेसेंसी इसकी जो इसके हमसाए नहीं है, जैसे 4 नहीं है, इसका कोई एज डायरेक्ट नहीं है इसका इसके साथ, तो इसकी एंट्री 0 है। इसी तरह जो है कोई दूसरा जो है ना वर्टेक्स नहीं है, तो बस उसके साथ भी नहीं है, ठीक है। उसका अपने साथ भी कोई आउटगोइंग एज नहीं है, यानी सेल्फ लूप जैसे ये अपने साथ इसका है, ये नहीं है। देखें अब ये 4 का आप ज़रा देखें, ये सेल्फ लूप कैसे इसमें रिप्रेजेंट होगा, ज़रा भी देख लेते हैं यहाँ। ये 1 क्या बता रहा है, 4th रो 4th कॉलम, कि 4 का 4 के साथ भी आउटगोइंग एज है। तो ये कौन सा वाला एज बता रहा है, ये वाला 4 का 4 के साथ ये आउटगोइंग एज। अच्छा, तो ये जो रोज है ना, ये रोज क्या बता रही हैं, आउटगोइंग एजेस बता रही हैं किसी भी वर्टेक्स की। यानी वर्टेक्स नंबर 3 के आउटगोइंग एजेस क्या हैं, सिर्फ ये है और ये है। तो 3 नंबर रो में सिर्फ 2 1s आपको मिलेंगे, ये देखें, एक ये और एक ये, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4। तो देख रहे हैं आप, 2 के साथ इसका सिर्फ आउटगोइंग एज है और 4 के साथ इसका आउटगोइंग एज है, बस। और अब साथ में सुने कि कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है। कॉलम किसी भी ग्राफ में किसी वर्टेक्स के इनकमिंग एजेस बताता है। मिसाल के तौर पे कॉलम नंबर 4 में ये 2 1 का मतलब ये है कि वर्टेक्स नंबर 4 पे 2 इनकमिंग एजेस आ रहे होंगे कहीं से,
और वो दो कौन से हैं, एक 3 से आ रहा है और एक उसका अपने आप से आ रहा है। तो ये देखें, एक 3rd रो से आ रहा है, एक 4th रो से आ रहा है। समझ आइए। तो कॉलम बताता है इनकमिंग एजेस और रो बताती है आउटगोइंग एजेस। तो आपने इस ग्राफ के ये जो एंड यूजर को तो तस्वीर ये नजर आई, लेकिन मेमोरी में आपने उसके अगेंस्ट क्या बनाया है, 5x5 की मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन। आप असल में ग्राफ ऐसे होगा एंड यूजर को दिखाने के लिए, तस्वीरी खाका ये होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है एंड यूजर के लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उसके बैक एंड पे सिंपली 2D मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसमें एक कमी रह गई है, वो क्या? एडजेसेंसी तो चले आपने मुझे बता दी, यानी कौन किसका हमसाया है, ये सारे जो लिंक्स हैं ये तो आपने मुझे बता दिए। जो चीज़ नहीं बताई वो क्या नहीं बताई, वो आपने मुझे ये डाटा नहीं बताया कि हर वर्टेक्स के अंदर ये जो डाटा पड़ा है ये तो आपने इसमें स्टोर नहीं किया। ये जो डाटा पड़ा हुआ है हर नोड के अंदर ये तो आपने इस 5x5 की मैट्रिक्स में मुझे नहीं दिखाया। तो कहता है चलो इसका भी हल निकाल लेते हैं। हल उसने क्या निकाला वो आगे ही बताता है ये कि चलो ऐसा है ना, एडजेसेंसी के लिए एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं और एक वेक्टर बना लेते हैं ना। वेक्टर को बेसिकली फिजिक्स में वेक्टर को 1 डायमेंशनल एरे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो 1 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं डाटा के नाम से। तो एरे जो है ना वो ए डेटा के लिए जो वर्टेक्स नंबर 1 है उसका जो डाटा है वो ए है और उसकी आउटगोइंग एजेस की इंफॉर्मेशन इधर से ले लें आप। इस तरह ई जो है ना वो वर्टेक्स नंबर 5 है और उसके आउटगोइंग के एजेस आप यहाँ से ले लें। ठीक है ना जी। तो अब मुझे बताएं कि इसमें सारे काम पूरे हो गए, डाटा भी रिप्रेजेंट हो गया वो डाटा के मैट्रिक्स में। ठीक है ना जी, वो ए बी सी डी ई और बाकी आपकी एडजेसेंसियां यहाँ से पूरी हो गई, कॉलम से इनकमिंग, रो से आउटगोइंग। तो अब मुझे बताएं ना, आपका ये सारा मसला ग्राफ को आपने प्रोग्रामिंग में 5x5 की मैट्रिक्स और 5x1 की डाटा की मैट्रिक्स में मैप कर दिया कि नहीं? एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तस्वीरी खाका उसको ये दिखाते रहें, लेकिन मेमोरी में इंप्लीमेंटेशन आपने अपने लिए बड़ी आसान कर दी, बस ऐसे। ठीक है, बात खत्म, सिंपल। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा क्रिटिकली इस इम्प्लीमेंटेशन पे बात करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने ये दोनों काम कर लिए, यानी डाटा भी रख लिया, एडजेसेंसीज भी रख ली, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने ये जो इम्प्लीमेंटेशन की है इसमें ये ज़ीरोज़ क्या बता रहे हैं? ये इतने ज़ीरोज़ जो लगे हुए हैं और इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये बूलियन मैट्रिक्स है ना, और बूलियन का मतलब क्या है कि 1 का तो मतलब समझ आता है कि अगर आउटगोइंग किसी के साथ किसी का एज है तो उसकी एंट्री आपने 1 लिखी है। 1 मीन्स यस देयर इज एन एज, 0 मीन्स नो एज। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जब आपसे कोई सवाल पूछे और जिसका जवाब बूलियन में हो, तो अगर आप मुझे यस जवाब दे दें तो ऑटोमेटिकली नो की नफी हो जाती है, और अगर आप मुझे उसका जवाब नो दे दें तो ऑटोमेटिकली यस की नफी हो जाती है। या तो आप मुझे दोनों जवाब दे रहे हैं, यानी आप मुझे अगर ये कह देते किसी तरह कि सर वर्टेक्स नंबर 1 ए का सिर्फ इसके साथ और इसके साथ आउटगोइंग एज है, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो बकिया रह गए ये दोनों, ये और ये, इनके साथ एज नहीं है। यानी मैं जब आपको क्लास में कहूँ, क्लास में 25 लड़के हों और मैं 25 में से कहूँ कि यार ये 5 लड़के हैं, ठीक है ना जी, ये 5 लड़के जनाब सिर्फ इन्होंने क्विज पास किया है, तो मुझे बाकी 20 बंदों के नाम लेने की ज़रूरत है कि इन्होंने फेल किया है? नहीं है ना।
जब मैं सिर्फ 5 के नाम दे दूं कि इन्होंने पास किया तो ऑटोमेटिकली नफी हो गई बाकियों की। तो इधर तो आप मुझे वो 5 भी बता रहे हैं और वो 20 भी बता रहे हैं, यानी नफी भी है तो फजूल में बता रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, स्पेस भी ज़ाया कर रहे हैं। समझ आइए यहाँ प्रॉब्लम आपने ये किया है इस इम्प्लीमेंटेशन में कि यू आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ स्पेस, और इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में कहते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज स्पार्स। स्पार्स मैट्रिक्स उसको कहा जाता है विच इज हैविंग मोर जीरोस। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे जीरोस हैं, वंस तो बहुत कम है, वंस तो बहुत गिने चुने इसमें, बाकी तो सारे जीरोस ही हैं इसमें। इसका मतलब है कि यू आर वेस्टिंग मोर देन 50%, 60% ऑफ द स्पेस in this 5x5 matrix because zero मुझे तो चाहिए नहीं है। Why you are saying, जब आपसे मैं पूछूं कि सुबह नाश्ता किया है, आप कहें जी यस, तो यस का मतलब ऑटोमेटिकली नो की नफी हो गई। और अगर आप कहें कि नहीं यस, हाँ जी यस, और नो 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 यस किया है, नहीं 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 किया, दोनों जवाब मुझे क्यों दे रहे हैं? या एक जवाब देंगे तो ऑटोमेटिकली कि दूसरे की नफी, या ये नो कहेंगे तो यस की नफी। तो यहाँ आप असल में क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन तो है ठीक, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। तो अब ये दोनों प्रॉब्लम इसने अंग्रेजी में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना जी। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन डिग्री किसी की क्या होती है मैट्रिक्स में कि जो कितने इनकमिंग एजेस आ रहे हैं। आउट डिग्री किसी वर्टेक्स की क्या होती है कि उससे कितने आउट गोइंग एजेस निकल रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये जनाब इन डिग्री और आउट डिग्री हुई। अच्छा, देयर आर सम डेफिशिएंसीज इन दिस अप्रोच, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दी कि वन इज दैट इट डजंट स्टोर द डाटा। तो डाटा के लिए हमने क्या किया है, वो हमने ये हल निकाला है कि एक एरे बना ली सेपरेट। और दूसरी डेफिशिएंसी क्या है कि जनाब दिस इज स्पार्स, इट इज हैविंग मोर जीरोस, क्योंकि ये जनाब जिनके साथ नहीं भी है एज, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप इसमें रख रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, ठीक है ना जी। तो अब वो कह रहा है कि अब क्या करें, इसका हल क्या है। तो इन दोनों मसलों का हल, यानी डाटा के लिए सेपरेट एरे बनाना और ये जो जीरोस बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए फिर उसने नई एक स्कीम ईजाद की जिसका नाम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन उसने रखा, ठीक है जी। यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बजाय एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फिर जो है ना उसको जो है ना बनाया गया, जिसमें वो कहता है कि वी कैन एलिमिनेट बोथ द प्रॉब्लम्स। बोथ द प्रॉब्लम्स कौन से, डाटा के लिए भी सेपरेट एरे नहीं बनाएंगे, और वो जो दूसरा मसला क्या था कि स्पार्स थी मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स वाला जो मसला था ना, हैविंग क्या मोर जीरोस वाला मसला, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना जी। दैट विल बी रिजॉल्व्ड, वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। अच्छा जी, वही ग्राफ लेते हैं अब दोबारा, और उस ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन अब उसने ऐसे ही कर दी। अब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसके अगेंस्ट इसने इसी ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे बनाई है। क्या किया है उसने, ये जो डाटा था इसके लिए उसने एक एरे बनाई है, ये वर्टिसेस की एक एरे बनाई है 5 की। लेकिन ये देखें, ये असल में क्या है, इस डाटा स्ट्रक्चर को बड़े गौर से देखना है अभी। ये बेसिकली एरे ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट्स है। गौर करें जरा, क्योंकि इसमें एरे में एक अपना डाटा पार्ट भी है जो कि कौन सा वाला है, ये जो आपके वर्टेक्स के अंदर डाटा है ये, और एक पॉइंटर है बीच में जो पॉइंट कर रहा है एक लिंक लिस्ट के नोड को, जिसमें आपने कौन सा डाटा रखा है कि इस ए की किस किस के साथ एडजेसेंसी है। तो अब देखें ए की किस किस के साथ एडजेसेंसी है, बी के साथ, यानी जिसका नाम 2 है। आप बी डाटा भी रख सकते हैं, या अगर उसका कोई एलियस है, कोई नाम है, वो भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने एक एलियस भी रखा है, निक नेम भी है उसका, तो वो रखते हैं।
तो यहाँ आप 2 की जगह बी लिख लें या 2 लिखते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा 2 है और एक इसका 3 के साथ एज है और एक 5 के साथ है, तो ये देखें 2, 3 और 5। अब देखें इसमें वो दोनों प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे देखें मैंने अभी जिसके साथ एज नहीं है, यानी ए का बी के साथ एज नहीं है ना, तो उसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है इस लिंक लिस्ट में। देख रहे हैं आप, कोई इजाफी एंट्री नहीं है। तो अब यहाँ पे वो स्पेस जो स्पार्स मैट्रिक्स में जो जाया हो रही थी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, वो यहाँ पे स्पेस जाया नहीं हो रही। और डाटा भी आप ए का जो है ना डाटा वो शुरू में ही इधर रख लेते हैं, यानी ए का इसके साथ और इसके साथ क्या है, एडजेसेंसी का ताल्लुक है। इसी तरह बी डाटा अगले इंडेक्स पे पड़ा है, V0 पे ये पड़ा है, V1 पे ये पड़ा है और ये भी एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है। अच्छा, यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी थोड़ी सी मुझे बताएं कि ये प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लिंक लिस्ट होगी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में आ जाएं अगर, तो थोड़ा सा कोड करने की हम इसको कोशिश करेंगे। तो इस हिस्से का जो यानी अगर मैं इसमें दो ही चीज़ें हैं ना, तो एक इसमें लेट्स से इंटीजर पार्ट होगा डाटा, तो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर नोड लेट्स से इंट इन्फो, और नोड टाइप का ही एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट, ठीक है जी। ये तो एक इसका हुआ इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अगर आपने मैंने जो पहले कहा कि अगर आपने इस 5 की जगह जो है ना इसका नंबर की जगह ये रखना है, ई रखना है, तो फिर आप इसको इंट की बजाय कैरेक्टर टाइप रख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी इसके लिए क्या जनाब डाटा टाइप होगी इस हिस्से की जी। ये भी स्ट्रक्चर होगा ना, दो चीजों से बन रहा है। हाँ जी, तो स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम कुछ रख लें, स्ट्रक्चर नाम कुछ भी रख लें, कोई वर्टेक्स जी। हाँ जी, सोच के बताएं अब इसमें क्या चीजें होंगी। एक तो मुझे बताएं ना, एक तो किस टाइप का पॉइंटर होगा, एक तो पॉइंटर होगा ना इसमें किस टाइप का, इस डब्बे जैसा, और इसका स्ट्रक्चर आपने अभी डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या रखा है आपने, नोड। तो एक तो इसमें नोड टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। उसका नाम आप हेड रख रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप गौर करें ना तो हर लिंक लिस्ट के हेड पड़े होंगे। इस लिंक लिस्ट का हेड इधर होगा, इस लिंक लिस्ट का हेड इधर होगा, इस लिंक लिस्ट का हेड इधर होगा। हर लिंक लिस्ट का हेड अपने अपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर में हर एक इंडेक्स के पास होगा, ठीक है जी। तो ये तो इस हिस्से की डिक्लेरेशन होगी। अब इस हिस्से की डिक्लेरेशन के लिए क्या करूं, इधर क्या लिखूं जी, तो इधर आप कैरेक्टर लिख लें, कैरेक्टर डाटा, क्योंकि ये उसकी इन्फो पार्ट है, ये कोई कैरेक्टर वेरिएबल। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, ये पूरा डाटा आप इसे पूरी अरे बना सकते हैं, पूरी है ना, कोई भी आपकी मर्जी है, जो दिल करता है आप करना चाहते हैं कर लें। कुछ समझ आई है बात जी। लेकिन ये एहतियात करनी है कि ये आपने चूंकि ये जो है ना यहाँ पे नोड को यूज किया है, तो ये नोड की डाटा टाइप इस स्ट्रक्चर से ऊपर डिक्लेयर करेंगे ताकि कंपाइलर कंप्लेन ना करे। अगर आपने नोड बाद में डिक्लेयर किया तो फिर कंपाइलर यहाँ शोर मचाएगा ये कि ये क्या नोड क्या होता है, उसको नहीं समझ आएगी बात। ये बातें मेरा ख्याल है आपको क्लियर भी होंगी, इतनी तो प्रोग्रामिंग आपको आप आ गई होगी, लेकिन एहतियात बरतनी है।
जो डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उस डाटा टाइप को ख्याल करना है कि पहले डिक्लेयर किया है आपने और डिफाइन पे ऊपर कर चुके हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल ये एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर आप कहेंगे कि ये तो सब वर्टेक्स का आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसके ऑब्जेक्ट्स तो नहीं बनाए अभी। तो वो तो आप इस ग्राफ के लिए फिर 4 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना, या 5 बनाएंगे, क्योंकि 5 वर्टिसेस हैं। तो इसकी एक रे बनानी पड़ेगी आपके, जैसे ये V0, V1, V2, V3, V4। तो ठीक है ना, मेन में जाके आप वर्टेक्स का V, कैपिटल V और 5 की एक रे बना लें, बस बात खत्म। वर्टेक्स टाइप की, वर्टेक्स ये है ना, इस टाइप की एक रे बना लें 5 की, ये उसके 0th इंडेक्स के इस डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करके इसमें इनपुट लें, और उसके जो है ना इस हेड में आप जो है ना उसके पॉइंटर के ज़रिए इसमें न्यू नोड करें, पहला इन्फो डालें जो है नया नोड, और उसके न्यू नोड के अंदर फिर इन्फो जो है ना उसके अंदर फर्दर जाके फिर इसमें एक्सेस करके इसमें डाटा डालें। तो वो तो आपने सीखा है ना, वो तो मैंने आपको जब लिंक लिस्ट पढ़ाई थी कि जब आपके पॉइंटर होता है तो पॉइंटर के नेक्स्ट में आप दिल जितना करता जाएं, अगर तो नोड आगे है, दम में दम है लिंक लिस्ट में, तो ये आपको कंपाइलर कभी भी इस पे एरर नहीं देगा। हाँ, अगर आपने नोड हो ना आगे और आपने ये काम किया हुआ हो तो फिर आपको वो पकड़ के सही सीधा करेगा कंपाइलर। क्यों? क्योंकि वो कहेगा लॉजिकल बग है, और भाई नेक्स्ट के नेक्स्ट में कुछ है नहीं, और आप नेक्स्ट के नेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो ये चेक एंड बैलेंसेस तो खैर हमने वहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी की थी, इधर भी आपने उन चीज़ों का ध्यान बाहर कैफ खुद रखना होगा। तो बाहर ये कुछ प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स थे जो मैंने कहा इसको भी टच कर लें, क्योंकि इवेंचुअली आपने इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बहरहाल ये तो जनाब हमारा एडजेसेंसी लिस्ट और एजेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो मेरा ख्याल इम्प्लीमेंटेशन मुझे जाना डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो 2D मैट्रिक्स है, इसमें तो आप सीधी जाना जितने वर्टिसेस होंगे बस उतनी जाना की एरे बना लेंगे और साथ में डेटा की जाना बना लेंगे। और इसके अपनी फ्लॉज हैं और भी क्या। अगर आपने नया शहर आबाद करना होगा, ग्राफ में नया नोड बनाएंगे, तो फिर आपको ये मैट्रिक्स सिरे से 6x6 की बनानी होगी। ये पुराना डाटा पूरा उठा के रीमैप करेंगे 6x6 में, समझ आ रही है। और जब ये उसमें मैप करेंगे तो फिर जनाब ये कल वो रीहैशिंग में भी जो हमने पढ़ा है, तो पुराना सारा डाटा हैश होगा, रीहैश होगा और फिर नया डाटा स्टोर होगा। तो ये गज़ब फिर ज़ाहिर है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में बार ये मसाइल अपनी जगह। लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स या याद रखें कि एडजेसेंसी लिस्ट से कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तेज़ है, क्योंकि इसमें इंडिसेस पे आप फौरन एक्सेस करके बता देते हैं कि देयर इज एन एज और नॉट। एडजेसेंसी लिस्ट स्लो है बार, लेकिन एनालिसिस मेरा मकसूद यहाँ नहीं है। हाँ, अगर आपको एनालिसिस का शौक़ है बहुत, तो मेरे इसी जगह चैनल पे जाएँ, इधर दूसरा फोल्डर जाएँ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में, वहाँ पे मैंने ग्राफ का एनालिसिस कराया, तो वहाँ पे फिर ये बातें मैंने छेड़ी हुई हैं बड़ी डिटेल में। उसमें आप फिर एनालिसिस के कोर्स में जाके इसको सुन सकते हैं वहाँ। इंशाल्लाह जब इसके बाद हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स पे आएंगे तो वहाँ पे फिर मैं इंशाल्लाह ये बातें वहाँ डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है जी। तो ये हुआ जनाब एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, अब आ जाएं जी सर्चिंग एंड ट्रैवर्सल डायरेक्टेड ग्राफ्स। तो ट्री ट्रैवर्सल आपने पढ़ी थी जी। कौन से 3 तरीके बुनियादी पढ़े थे हमने? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ठीक है ना जी। और एक लेवल ऑर्डर भी होता है जो हमने कहा था। और लेवल ऑर्डर क्या करता है कि वो जो ट्री है ना उसको लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करता है, यानी पहले ये, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ऐसे ट्रैवर्सल करता है। लेकिन ये ट्रैवर्सल के एल्गोरिथम सिर्फ ट्रीज के लिए थे, ये ग्राफ पे नहीं चलते, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट चाइल्ड के तस्वर से आप चलते थे ना, कॉल देते थे। तो ग्राफ में तो लेफ्ट राइट चाइल्ड का तस्वर नहीं होता, लिहाजा अब हम सर्चिंग
और ट्रेवर्सल के एल्गोरिदम जो ग्राफ्स के होंगे वो अपने डेडिकेटेड होंगे, वो डिज़ाइन करेंगे। तो वो भी हमारे पास टिपिकल जो है ना दो बुनियादी एल्गोरिदम हैं जिसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है ना जी, ये हमारे पास दो टिपिकल एल्गोरिदम्स हैं जो आपके अप्लाई होते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ, ये बात सही है, बट every graph is not necessarily be a tree, ये ज़हन में रखें। अच्छा, every tree is a graph क्योंकि tree is a specialized form of a graph, ये ट्री है। अच्छा, ये ग्राफ की डेफिनेशन पे भी पूरा होता है और ये ट्री की डेफिनेशन, तो ट्री जो है ना खास किस्म का नाम है। ठीक है ना जी, और इसके ख़ास फंक्शन थे ट्रेवर्सल के, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो ये ख़ास किस्म के ग्राफ के शक्ल पे चलते थे। और ग्राफ जो है ना जो कि ट्री नहीं होता और बाकी ग्राफ पे पूरा उतरता हो, उसके जेनेरिक फंक्शन है कौन से, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो भी हम पढ़ेंगे। तो ये याद रखें कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ जब मैं कहता हूं ना, तो ग्राफ के ट्रेवर्सल के एल्गोरिदम ट्री पे भी लग सकते हैं। यानी डीएफएस आप इस पे भी लगा लेंगे तो ये इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च पे ट्रेवर्स कर लेगा, बीएफएस इस पे भी लगा लेंगे, इस ट्री पे भी तो चल जाएगी। लेकिन उल्टा चूंकि ट्रू नहीं है कि एवरी ग्राफ इज नॉट नेसेसरली बी अ ट्री, तो अब आप प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर उठा के मुझे किसी कहेंगे कि जनाब इस ग्राफ पे आप चला लें, इस ग्राफ पे, तो इस पे जनाब पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आपका नहीं चल सकता, बिकॉज जो है ना आपका ट्री जो है ना, एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। तो जी ये ग्राफ तो ट्री है नहीं, तो इस पे ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिदम कैसे चलेंगे, समझ आई। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है ना जी, तो अब इस बैकग्राउंड को समझते हुए अब हम देखते हैं कि डीएफएस क्या करता है। डीएफएस नाम से ज़्यादा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये डेप्थ में पहले जाएगा, किसी की एक डेप्थ पकड़ लेगा, एक डेप्थ मसलन ए बी फिर एफ फिर एच, फिर वापस लौटेगा, फिर इसकी कोई डेप्थ होगी तो जाएगा, ऐसे ऐसे डेप्थ वाइज। ठीक है ना जी, और ये नहीं है, इसको मैं ऐसे आसान लफ्ज़ों में आपको पहले समझाता हूँ। एल्गोरिदम मतलब ये कि वर्किंग तो अभी आपको मैं समझा दूंगा आगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे क्लास में आप बैठे हों, तो आपके जैसे क्लास में कुर्सियां पड़ी हैं, ठीक है ना जी, कुर्सियों पे नंबर लगे हुए हैं, 1 से 50 तक कुर्सियां हैं और हर एक पे अपना अपना नंबर लिखा हुआ है, और रैंडमली कुर्सियां पड़ी हैं लेकिन लाइन में पड़ी हैं। यानी एक लाइन में 10 कुर्सियां हैं, फिर दूसरी लाइन में 10 हैं, फिर दूसरी 5 लाइन हैं, 50 कुर्सियां हैं, 10-10 कुर्सियां हैं। अब मैं आप में से एक स्टूडेंट को कहता हूँ खड़े हो जाओ, इसमें मुझे 27th नंबर चेयर ने कहा बताओ कहाँ है, सर्च करके दो, डेप्थ फर्स्ट सर्च करके दो या ब्रेथ फर्स्ट सर्च करके दो। ठीक है, तो डेप्थ का एक स्टूडेंट उसको ऐसे सर्च करेगा कि वो एक कोने से शुरू होगा और ये जो 5 लाइनें हैं ना उसमें ऐसे जाएगा डेप्थ वाइज, यानी पहली रो में पहली कुर्सी, फिर दूसरी रो की पहली कुर्सी, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, फिर 5वीं की, फिर वापस लौटेगा, फिर दूसरी की लाइन की शुरू करेगा, फिर ऐसे। और एक स्टूडेंट ऐसे होगा वो रो वाइज चलेगा, वो कहेगा नहीं सर मैं ऐसे चलूंगा, पहले इस रो को पूरा करूंगा, तो ये 10 कुर्सियां, फिर अगली रो की 10 कुर्सियां, ये ब्रेथ में जाना है, ये ब्रेथ वाइज सर्च कर रहा है। और वो जो पहला वाला था ना वो डेप्थ में जा रहा था, पूरी डेप्थ एंड तक जाता था, कमरे के एंड तक, फिर वापस आके जनाब दूसरी डेप्थ, फिर तीसरी डेप्थ। भाई ये फर्क है, ये कहते हैं ना एक लंबाई में जाके और एक चौड़ाई के एतबार से सर्चिंग का हुआ है, ये बस यही फर्क है इन दोनों में। तो बहरहाल अब दोनों की वर्किंग हम देख लेंगे। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ इसको ट्री को सर्च करेंगे तो ये ए बी ई करेगा, लेट्स से ए बी ई, ठीक है जी, फिर ए बी ई से वापस लौट के एफ एच करेगा, ठीक है ना, इस तरह। फिर जनाब यहाँ से वापस लौट के जब आएगा तो फिर सी करेगा यहाँ से, फिर यहाँ से लौट के जनाब डी जी करेगा, ऐसे, ठीक है जी।
और BFS अगर आप करेंगे तो ये ब्रेथ वाइज करेगा, पहले A फिर BCD, तो A फिर BCD, फिर अगली ब्रेथ EFG, तो BCD के बाद EFG, और फिर अगली ब्रेथ यानी EFG के बाद H। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब डेप्थ फर्स्ट सर्च आप करेंगे तो हमें एक स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है ना देना होगा। और अच्छा ये बातें आप पढ़ लें, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल जो है ना लेके चलता हूँ, और उस मिसाल से पहले एक बात जो है वो आपको बतानी ज़रूरी है कि ये याद रखें कि DFS को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना डेप्थ फर्स्ट सर्च को, तो इसके बैक एंड पे आपको एक स्टैक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और BFS जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बैक एंड पे आपको क्यू डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना होगा। वो कैसे अब होगा वो मैं आपको एक सिमुलेशन अभी दिखाऊंगा, तो उससे आपको ये मेरी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि वाई। ठीक है। और ट्रैवर्सल, मुझे आप बताएं कि ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है। जब हमने कहा था ट्री ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल का जब तर्जुमा हम करते हैं टू गो थ्रू होल डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस। ये जोर सारा एग्जैक्टली वंस पर है। अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि आप बार बार विजिट करें, यानी ये एग्जैक्टली वंस पे जोर है। रिंग डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था ना, रिंग डेटा स्ट्रक्चर में नोड ऐसे रिंग में लगे होते हैं। अब आपका हेड यहाँ से शुरू करें और लूप में वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, तो यहाँ आके उसको रुक जाना चाहिए। ये नहीं कि पागलों की तरह वो फिर ऐसे घूमता रहा है इसमें, तो ये तो लूप कभी रुकेगी नहीं। तो इसको ट्रैवर्सल कोई नहीं कहेगा। आपको कोई कहता है कि जाओ इस बिल्डिंग में ढूंढो, फलाना लड़का कहीं गया है पानी लेने के लिए और अभी तक आया नहीं है, कि किधर है, तो आप बिल्डिंग में उसको हर जगह एक दफ़ा ही ढूंढेंगे। ये नहीं है कि उसके पीछे बार बार एक जगह जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है। तो यू नीड टू विजिट एग्जैक्टली वंस। तो ये जो एग्जैक्टली वंस वाला चक्कर है ना, ये काम आपके लिए स्टैक और क्यू अचीव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा वो सिमुलेशन में, कि आप देखेंगे कि हर वर्टेक्स को स्टैक में या क्यू में मैं एग्जैक्टली वंस डालूंगा। यानी क्यू में वो एक दफ़ा पुश हो, स्टैक में एक दफ़ा पुश होगा और एक ही दफ़ा पॉप होगा जाएगा स्टैक से। अगर BFS चला रहा हूँगा तो एक वर्टेक्स को मैं NQ करूँगा क्यू में, तो एक ही दफ़ा NQ होगा और एक ही दफ़ा DQ होगा, दोबारा वो नहीं होगा। और ये एक दफ़ा NQ DQ होना इस बात की दलील होगा कि मैंने उस वर्टेक्स को सिर्फ एक ही दफ़ा विजिट किया है, बार बार विजिट नहीं किया। और स्टैक भी इस्तेमाल करना मेरी उस बात की दलील होगा कि वो मैंने बार बार नहीं किया। ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक फ्लैग भी मेंटेन करूंगा प्रोग्रामिंग में, वो अभी मैं आगे बताता हूं कि फ्लैग आप यूज कर सकते हैं कि जब आप विजिट करते हैं ना, ट्रैवर्सल शुरू करते हैं, तो आप तमाम जो वर्टिसेस है उनके फ्लैग्स, विजिटेड का एक फ्लैग बना लें जिसको सेट कर लें 0, और जो ही एक वर्टेक्स विजिट होता है उसके विजिटेड फ्लैग को 1 कर दें। 1 का मतलब है कि भाई तुम विजिट हो चुके हो। अब अगर किसी दूसरे रास्ते से तुम्हें विजिट किया गया ना, तो तुम्हें विजिट नहीं किया जाएगा। तुम्हारा फ्लैग 1 है, वी विल नॉट विजिट यू, इट मीन्स दैट यू हैव बीन विजिटेड बिफोर। और ये इस बात की दलील होगा कि हम तुम्हें बार बार विजिट नहीं करेंगे, यू विल बी विजिटेड एग्जैक्टली वंस। तो अब इन बातों को ज़हन में रखते हुए आगे चलते हैं कि DFS implemented with the stack and BFS with the queue। ठीक है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो अब हम मिसाल शुरू करते हैं सबसे पहले जो है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की। और लेट्स से ये ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, हम एक स्टार्टिंग वर्टेक्स S से शुरू करते हैं। अच्छा, BFS के बैक एंड पे मैंने कहा था कि क्यू यूज़ होती है, तो अब एक बैक एंड पे जो क्यू यूज़ होगी तो वो अभी ये आपको जो ना इधर जो ना एक क्यू दिखाएगा साथ ही साथ, और वो क्यू हम देखेंगे बैक एंड पे कैसे जो ना अभी आपको नज़र आती जाएगी कि वो क्यू कैसे इस्तेमाल जो है वो होगी, और वो साथ साथ आपकी वर्किंग आपको उसकी नज़र आती चली जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट हुए S से जी, तो S
क्यू में एन क्यू हुआ। जो ही जैसी किसी वर्टेक्स को से जब आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट की तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में एन क्यू कर देंगे। अब जब एन क्यू करेंगे तो अब आप ब्रेथ उसकी यानी ब्रेथ में जाएंगे ना, तो ब्रेथ उसकी चौड़ाई, उसकी जो ब्रेथ में कौन कौन है, पहले 2 है, उसका इमीडिएट एडजेसेंट 5 है और उसका 3 एडजेसेंट है। तो अब आप जनाब इसकी जो है ना जितनी भी इसकी एडजेसेंसी में जो है ना एडजेसेंट है उनको एन क्यू करेंगे, ठीक है ना जी। 2 है, 5 है और 3 है। अच्छा ये मुझे बताएं कि इसने 2, 5, 3 में पहले 2 को इसने एन क्यू करना है, 5 को करे कि ये 3 को करे, किसको करे? 2 को करे, क्योंकि वो पहले वो छोटा है नंबर है इसलिए। 5 को करे कि 3 को करे? अच्छा इस चीज़ का जवाब आपने बड़ा सोच के देना है। अच्छा ये एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन है जो हर दफ़ा मैं पूछता होता हूँ स्टूडेंट से। ये इसका जवाब आप ऐसे तुक्के पे नहीं देंगे, इसका जवाब वो सही दे सकेगा जिसको पीछे प्रोग्रामिंग ज़रा क्लियर होगी। अच्छा आप मुझे बताएं, ये ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये ग्राफ तो पीछे इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है ना जिस तरह नज़र आ रहा है, ये तो एंड यूज़र को ऐसे नज़र आ रहा है ना। इसके पीछे तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो क्या है, या तो आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई होगी इसके पीछे, और या आपने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की इसके पीछे बनाई होगी। ऐसे ही है कि नहीं? अच्छा जब एडजेसेंसी लेट से लिस्ट बनाई है तो एडजेसेंसी लिस्ट के रिव्यू से आप मुझे बताएं कि जब एडजेसेंसी लिस्ट होगी तो ये एस जो एक वर्टेक्स है इसके आगे लिंक लिस्ट में क्या पड़ा होगा, एडजेसेंसी में 2, 3, 5 पड़ा होगा ना। अब मुझे बताएं ये कि अगर यहाँ 5 पड़ा हो और यहाँ 3 पड़ा हो और यहाँ 2 पड़ा हो और फिर नल हो, तो अब मुझे बताएं जब आप इसकी ट्रेवर्सल शुरू करेंगे तो एस से शुरू करके पहले आप लिंक लिस्ट में किधर जाएंगे? आप डायरेक्ट जंप लगा के लिंक लिस्ट में 2 पे आ सकते हैं बगैर इनको विजिट किए हुए? कभी नहीं आ सकते। लिहाजा फिर आप पहले 5 विजिट करेंगे, और जब 5 विजिट करेंगे तो इसका मतलब है पहले ये विजिट होगा और पहले ये क्यू में एन क्यू होगा। समझ आइए? और अगर 2 पहले था तो फिर पहले 2 विजिट होगा, तो फिर 2 पहले एन क्यू होगा। समझ आइए? तो इस तरह से आपने ये ज़हन में ये चीज़ों को रिजॉल्व करना है। तो लिहाजा आई रिपीट अगेन कि अब हमने क्या करना है ट्रेवर्सल से पहले, कि ट्रेवर्सल से पहले हमने अभी मैं फिर शुरू करता हूँ कि एस वर्टेक्स से हमने शुरू करना है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बैक एंड में हमने क्यू इस्तेमाल करनी है। जिस वर्टेक्स का आपको कहा गया है कि उससे आप BFS शुरू करें तो उस वर्टेक्स को आपने सबसे पहले क्या कर देना है, क्यू में एन क्यू कर देना है। ये देखें नीचे एन क्यू हो गई, एस आ गया। अच्छा जब वो आ गया तो अब उसकी जितनी ब्रेथ्स हैं उसको 1 बाय 1 एन क्यू करें। और डी क्यू कब करेंगे आप क्यू से? देखें क्यू के फ्रंट से एन क्यू होता है ना, क्यू के फ्रंट से एन क्यू होता है कि बैक फ्रंट रियर से? क्यू के रियर से एन क्यू होता है और फ्रंट से क्या होता है, डी क्यू होता है। तो अब जब चूंकि जब एक वर्टेक्स एक ही नोड होता है तो फिर फ्रंट भी यही होता है और रियर भी यही होता है, पढ़ा था ना हमने एक की सूरत में। तो अब आपकी जो इसकी ब्रेथ्स हैं उसमें सबसे पहले अब आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर वो देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट में 2 पड़ा है तो उसने क्या किया, इस 2 को इसने एन क्यू किया। ये देख रहे हैं 2 एन क्यू हो गया। अच्छा ये 1 जो है ना ये हॉप काउंट बता रहा है, मतलब ये कि कितने जंप्स लगा के आप यहाँ पहुँच गए हैं बेसिकली। और 2 का आप फ्लैग ऑन कर दें, यानी ये विजिटेड फ्लैग अब 1 हो गया क्योंकि 2 आप विजिट कर चुके हैं। अच्छा अब दोबारा अगर कहीं और से विजिट होगा तो इसको आपने विजिट नहीं करना। और 2 चूंकि आप एन क्यू भी अब कर चुके हैं तो दोबारा अब ये एन क्यू भी नहीं होगा, विजिट का फ्लैग आपने ऑन कर दिया और क्यू में भी एक दफ़ा इंसर्ट किए, एन क्यू हो चुका है। अच्छा जी अब उसके बाद जनाब आप हाँ जी एस की नेक्स्ट ब्रेथ में कौन है? अब वो इंग्लिश में अगर एस के बाद 2 के बाद 3 है तो 3 को भी एन क्यू करेंगे। हाँ जी नीचे देखें एन क्यू हो गया। अच्छा जी अब अगली कौन है? 5 है।
अब 5 जो है ना NQ, अब जब 5 NQ होगा तो 5 NQ होने के साथ साथ मुझे बताएं S की ब्रेथ खत्म नहीं हो गई, तो अब SQ से DQ भी हो जाएगा, क्योंकि S की जितनी भी ब्रेथ थी वो आपने कवर कर दी, तो S की ट्रेवर्सल बस खत्म, S ने जितना चलना था वो चल गया। तो ये देखें, आप नीचे देखें 2 3 5, फ्रंट पे कौन आ गया 2 3 और 5 NQ हो गया और S जो है ना DQ हो गया, बाहर निकल गया, तो 2 3 5 स्टेटस बन गया। समझ आ रही है बात? अच्छा ठीक है जी। अच्छा आप जरा साथ साथ चलते रहे मेरे। अब किसकी जो है ना ब्रेथ ट्रेवर्सल में चेक करेंगे, जो फ्रंट ऑफ द क्यू पे होगा। ये क्यू अब आपको डिक्टेट करेगा, फ्रंट पे कौन है 2, हाँ जी, तो 2 की अभी ब्रेथ्स कौन कौन सी हैं, एक ये और एक ये है। अच्छा 2 की जो अगली ब्रेथ है वो 4 है, 4 कवर नहीं है, ठीक है ना, हॉप काउंट 1 था, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, और इसकी जो है ना ब्रेथ आपने ये कवर नहीं की थी, लिहाजा ये भी NQ होगा। तो ये देखें अब यहाँ पे NQ इसको होना चाहिए था, हो गया नीचे। अच्छा अगली ब्रेथ जरा गौर से देखें, ये 5 है लेकिन ये ऑलरेडी विजिट हुआ है, ये देखें एक दफ़ा NQ हो चुका है, और इसका फ्लैग भी विजिटेड का 1 हुआ होगा, लिहाजा अब जब ये इसको इधर विजिट करेगा ना तो ये कहेगा ऐसे कि भाई आई विल नॉट विजिट यू बिकॉज यू हैव बीन विजिटेड बिफोर। तो जो लिंक, जिस लिंक को हम यूज नहीं करेंगे ना इस ट्रेवर्सल में, उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये लिंक मैंने ट्रेवर्सल के लिए यूज नहीं किया है। तो अब देखें ये क्या कहता है, 5 ऑलरेडी डिस्कवर्ड डोंट NQ, तो हम इस 5 को दोबारा NQ नहीं करेंगे, और इस लिंक को मैंने ये देखें डॉटेड लाइन से शो कर दिया। डॉटेड लाइन मीन्स दैट दिस लिंक इज नॉट यूज फॉर ट्रेवर्सल, ठीक है ना जी। हाँ जी, अच्छा आप बताएं जी 2 की मजीद कोई ब्रेथ है, नहीं है, तो अब 2 को DQ होना चाहिए जैसे S हुआ था, तो इसको बाहर निकालेंगे तो फ्रंट पे कौन आ जाएगा, 3 5 4 आ गया जी फ्रंट पे। हाँ जी, अब 3 की ब्रेथ पकड़ें, 3 की ब्रेथ में 5 है, ऑलरेडी विजिटेड है, लिहाजा वो NQ नहीं होगा, और ये मैं अब डॉटेड लाइन से इसको भी शो करूँगा, शो हो गया। अगली ब्रेथ 6 नहीं है विजिट, तो इसको लगना चाहिए, लग गया। हाँ जी, 3 की मजीद कोई डेप्थ नहीं है, 3 को बाहर निकालना चाहिए, 3 इसको Q से बाहर निकालें, 5 4 6, ठीक है जी। 5 फ्रंट पे आ गया जी। 5 की कोई डेप्थ ऐसी है जो कि वो क्या है, 6 ऑलरेडी विजिटेड है, लिहाजा डॉटेड लाइन से इसको शो करूँगा कि मतलब ये एज मैंने यूज़ नहीं किया ट्रेवर्सल के लिए। आज ये फ्रंट पे कौन है, 5 की कोई डेप्थ है जो कि विजिटेड नहीं, तो 5 को भी निकाला। 4 जी, 4 को पकड़ें, 4 की ये डेप्थ 5, ये ऑलरेडी विजिटेड है, हम इसको विजिट कर चुके हैं, लिहाजा इसको भी यूज़ नहीं करूँगा मैं, और डॉटेड लाइन से शो कर दूँगा। और इसके बाद अगली डेप्थ 8, हाँ ये विजिटेड नहीं है, लिहाजा इसको मैं NQ करूँगा, कर दिया जी। अब जो है नेक्स्ट कोई इसकी तो है नहीं, तो 4 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 6 8 फ्रंट पे आ गया, 6 की डेप्थ पकड़ें, 7 नहीं है विजिटेड, तो इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, आ गया जी। हाँ जी, 6 की मजीद कोई डेप्थ है जो कि हमने बाकी है कि नहीं, हाँ जी 9 है, 9 आया, 9 लग गया। 6 की मजीद कोई डेप्थ नहीं है, लिहाजा 6 को बाहर निकालें तो 8 7 9 आ जाएगा, 8 7 9 आ गया। 8 की जो है ना मजीद कोई डेप्थ सिरे से है ही नहीं, क्योंकि 8 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, लिहाजा 8 सीधा सीधा आया और सीधा निकलेगा, 7 9 आ गया फ्रंट पे। 7 अभी जब आया, 7 की जो है ना आउटगोइंग एज एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये भी ऑलरेडी विजिटेड, तो ये डॉटेड लाइन, ये भी ऑलरेडी विजिट तो डॉटेड लाइन, ये भी ऑलरेडी विजिटेड तो डॉटेड लाइन, और कोई है नहीं, लिहाजा 7 को भी निकाल दिया। 9 आ गया, 9 की ये वाली डेप्थ डॉटेड लाइन, 9 की ये वाली डॉटेड लाइन, और तो कोई है नहीं, क्यू खाली। क्यू खाली होने का मतलब है ट्रेवर्सल इज कंप्लीट। क्योंकि क्यू में अगर कुछ भी नहीं बाकी तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेवर्सल पूरी हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये इसमें ये डॉटेड लाइंस अगर मैं हटा के दिखाऊँ आपको ये ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये देखें डॉटेड लाइंस हटाऊँ तो ये होगा ना, ऐसे ही होगा ना, तो ये ट्री नहीं है, ये ट्री बन गया ना। और ये इस बात की दलील नहीं है कि आपने हर नोड को एग्जैक्टली वंस विजिट किया है। क्यों? क्योंकि ट्री में किसी भी नोड से जिससे आप स्टार्ट करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ टू एवरी अदर वर्टेक्स, ठीक है।
और यूनिक पाथ का मतलब यही है कि आपने एग्जैक्टली हर एक नोड को वंस विजिट किया है, एक ही बात है। तो एग्जैक्टली वंस, क्योंकि 4 को आप अगर आपने किसी दूसरे रास्ते, इस रास्ते से विजिट किया होता तो फिर क्या होता है, इधर से भी और इधर से भी होता, यानी ये एज है ना, फिर ये वाला इस्तेमाल भी हुआ होता या ये एज भी हुआ होता। तो अगर ये ट्री में ये वाला एज भी यूज हुआ होता तो फिर ये ट्री तो ना होता, फिर तो ये ग्राफ होता। समझ आ रही है बात? तो एक दलील ये भी आपको मिल गई इस डायग्राम से कि आपने एग्जैक्टली एक वर्टेक्स, हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली वंस विजिट किया है। ये भी इस बात की जो है ना आपको दलील मिल गई, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना आपने जो है ना अप्लाई किया क्या इस पे, BFS के बैक एंड पे क्या बनाई है आपने, क्यू बनाई है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, ठीक है ना जी। तो ये क्यू आप यूज करेंगे, साथ में ग्राफ की विजन है। तो अब इसमें बैक एंड पे क्या होगा आपके जनाब, अब आपके इसके बैक एंड पे जनाब बेसिकली एक तो आपके पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इस ग्राफ की, यानी असल में ये जो ग्राफ है इसकी एक तो एडजेसेंसी लिस्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है ना ये तस्वीर किसके लिए है, ये प्रोग्रामर के लिए नहीं है, ये एंड यूजर के लिए है। एंड यूजर को आपने मसला इसमें समझाया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन जो मेमोरी में है वो ये है, प्रोग्रामर इसके साथ डील कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज है, और जब उसने ट्रेवर्सल करनी है तो और एक उसने क्यू बनानी है। अब उसने इसको और क्यू को इकट्ठे ट्रीट करके कोड लिखना है और फिर ये होगी ट्रेवर्सल पूरी। तो एडजेसेंसी लिस्ट से उसको एडजेसेंसी पता लगेगी, और क्यू उसने इसलिए रखी हुई है कि वो साथ साथ वो इसे ये पता लगता है कि मैंने एग्जैक्टली वंस मैंने विजिट किया है हर वर्टेक्स को, ठीक है जी। तो बहरहाल ये जो है ना इसको आप पढ़ें, समझें, और किताब कोई अगर पढ़ते हैं, अगर किसी और से भी नेट से भी देखते हैं, समझ जहाँ से भी आपको आ जाए। मैंने तो आपको पूरी तरह से अपनी तही कोशिश करके खूब समझाने की कोशिश कर दी है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको जो है ना नेट पे भी बड़े मटेरियल मिल जाएगा, कोड्स भी मिल जाएंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि इसके बैक एंड की थ्योरी फिलॉसफी समझ आई हो, वरना आपको बनी बनाई चीज़ों से समझ नहीं आएगी ये क्या हो रहा है। तो जब तक आपको पता ना हो कि पीछे एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे काम करती है और पीछे क्यू की वर्किंग कैसे हो रही है, तो तब आप किसी को जाके अगर किसी का कोड भी देखेंगे तो आपको कुछ समझ आ रही होगी कि अच्छा ये क्या हो रहा है, या किसी किताब में या कुछ सूडो कोड भी कहीं होगा तो उससे भी कुछ समझ आपको आएगी फिर कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ना वो हमने कहा था कि उसके बैक एंड पे स्टैक होता है, तो ये आप खुद इसको कर सकते हैं, ठीक है ना जी। यानी ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और हिंट दे देता हूँ आपको कि उसके लिए आप स्टैक बनाएंगे क्यू की, मतलब ये कि इस तरह ये एस है ना, तो आप एक स्टैक बना लें। सबसे पहले उसमें एस पुश हो जाएगा। अब उसकी लेट से पहली डेप्थ में क्या होगा, 2 पुश होगा, क्योंकि आपने कहा था ना 2 है उसमें। अच्छा, 2 पुश किया, फिर 2 की डेप्थ में आपने कहा था जी 5 आया। अच्छा 5 आया, अच्छा 5 भी पुश हो गया। 5 की अगली डेप्थ में 6 आया। अच्छा 6 आया, 6 भी पुश कर दिया। 6 की अगली डेप्थ में जनाब 7 आया, 7 भी पुश कर दिया। 7 की अगली डेप्थ में आया 8, 8 भी पुश कर दिया। 8 की आगे डेप्थ है नहीं, सही है। अब जब 8 की डेप्थ नहीं है ना तो 8 को किया पॉप, ठीक है ना जी। तो टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन आया, 7, तो आप आ गए 7 पे। 7 की अगली कोई डेप्थ है, यस, कौन सी है, 4। 4 पहले विजिट हुआ है, स्टैक में नहीं है ना, लिहाजा 4 पे जाएंगे तो 4 हो जाएगा पुश। 4 के आगे कोई डेप्थ है, हाँ जी, एक तो 8 है, वो तो विजिटेड है। एक और क्या है, 5 है, वो भी विजिटेड है, लिहाजा 4 जो है ना वो भी पॉप हुआ, ठीक है ना जी। 4 जब पॉप हुआ तो आप आए किस पे आए, 7 पे। 7 की मजीद कोई डेप्थ कोई है जी, हाँ 5 है। 5 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, और तो कोई डेप्थ ऐसी नहीं रह गई जो जोड़ेंगे, तो 7 भी पॉप हुआ। आप कहाँ आ गए, 6 की मजीद कोई डेप्थ है जो विजिट नहीं हुई, हाँ जी 9, तो 9 पॉप हुआ, 9 पुश हुआ। ये अब समझ आई है।
ये इस तरह चलते 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 आप आएंगे, ये सारा ग्राफ आपका विजिट हो जाएगा यूजिंग स्टैक। एंड में स्टैक हो जाएगी खाली। खाली स्टैक इस बात की दलील होगी कि आपने यूजिंग DFS इस ग्राफ को विजिट पूरा कर लिया है। तो बहरहाल DFS को आप जाइए, कागज़ों पे ख़ुद जाके बैठ के इसी ग्राफ को DFS के साथ विज़िट करना, जैसे मैंने आपको ये जिन लाइनों पे ये मुख्तसर करके समझाया है। और फिर जनाब इसको समझने के बाद इसको पूरी तरह कोशिश करें कि इसको इम्प्लीमेंट जाके करें, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये जनाब हमारा हुआ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। इसको बड़ी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है रियल लाइफ में, कंप्यूटर साइंस में भी और आउटसाइड कंप्यूटर साइंस भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करें कि इसको समझें, इसकी जो है ना एप्लीकेशंस काफ़ी हैं। और अगर तो कोई क्वेश्चन आपका अगर है तो उससे आप पूछ सकते हैं, बाद में भी अगर हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं। और ये हमारा बस आखिरी लेक्चर था इस कोर्स। इसके बाद थोड़ा सा टच में दिया किया करता हूँ अमूमन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बेसिक्स का, लेकिन अक्सर हमारा कोर्स जो है ना वो ख़त्म हो जाता है अप्लाइड का उससे पहले ही। बमुश्किल हम ये ग्राफ तक बस करते हैं और बस फिर हमारा, तो आज हमारा है ना आखिरी लेक्चर है, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। इंशाल्लाह एनालिसिस का जो पार्ट होगा वो इंशाल्लाह जब हमारा एडवांस एल्गोरिथम एनालिसिस का कोर्स आएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम कुछ यही एल्गोरिथम कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो यहाँ हमने पढ़े हैं इनको भी रिविज़िट करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिविज़िट करेंगे। इस कोर्स में तो मैंने आपको प्योरली इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से चीज़ें पढ़ाई हैं, उस कोर्स में मैं आपको फिर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें कराऊंगा। तो वहाँ पे इंशाल्लाह फिर आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पे उसकी कोडिंग अगर आपने की होगी ना और वहाँ जाके उसकी थ्योरी और उसके पीछे एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे बाकी एल्गोरिथम्स के मुकाबले में किसी एल्गोरिथम का, तो फिर आप जो है ना फुली इक्विप्ड हो जाएंगे कि किस तरह से आप रियल लाइफ में किसी 2 या 3 एल्गोरिथम्स को जो है ना कंपेयर कैसे कर सकते हैं, या क्या पैरामीटर्स आप जो है ना सेट करके कौन सी 2-3 चीज़ें जो है ना एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन में आप आ जाएंगे। तो बहरहाल इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज़ इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह किसी कोर्स में मुलाकात करेंगे।